चलिए, सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग आप लोग को भी, और आप सभी को भी जय हिंद, गुड इवनिंग। और कल एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था पोलराइजेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक, उसी को हल्का सा रिकॉल करके उसी से आगे कंटिन्यू करता हूं, क्योंकि पोलराइजेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें कुछ बातें और भी रह गई थी, मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ है, वो डिस्कस मैं आपको करूंगा। टॉपिक क्या था? पोलराइजेशन, ये टॉपिक था। पोलर, उसको इससे ना जोड़े। पोलराइजेशन तुमने यही थोड़ी पढ़ना है। जिस पोलराइजेशन की आपने बात की मुझसे, जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। और आप बात कर रहे हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसलिए मैंने कहा पोलराइजेशन का मतलब क्या है। लेफ्ट राइट, एक एंड और दूसरा एंड, दो एंड मिलेंगे। अब जिस पोलर सन ग्लास की बात करें उसमें पोलराइजेशन ऑफ लाइट होता है। एक्चुअल में पोलर सन जो आपके सन ग्लासेस होते हैं उसमें फायदा क्या मिलता है कि लाइट एक अच्छी इंटेंसिटी से आपकी आंखों में पड़ रहा है मान लीजिए, तो वो क्या करता है, लाइट की इंटेंसिटी को कम कर देता है। इंटेंसिटी कम कर देगा, माने इससे इससे क्या होगा कि आपकी आंखों में चमक कम पड़ेगी, और गाड़ियों की जो शीशे होते हैं, जो आगे वाले जो ग्लासेस गाड़ियों के होते हैं, वो भी अपने आप में पोलर सन ग्लासेस हैं। इसलिए लाइट की इंटेंसिटी जब हमारे घर के अंदर पड़ती है तो थोड़ा सा, घर के कह रहा हूँ, कार के अंदर अगर पड़ती है तो कम पड़ती है, लाइट कम इंटेंसिटी से पड़ती है। उसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब पोलराइजेशन ऑफ लाइट और पोलराइजेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक दोनों अलग अलग कहानी है। उसमें लाइट की कहानी आएगी, वहां पे लाइट की वेव नेचर पढ़ाया जाएगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझाया जाएगा। वेव नेचर ही नहीं पता है तो फिर अभी इसमें नहीं जाता हूं मैं। फिर आपको बताया जाएगा कि डिफरेंट लाइट अलग अलग डायरेक्शन में, तो फिर आपको दिखाया जाएगा कि लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑसिलेशन हो रहा है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, और उससे आपको पोलराइजेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया जाता है। समझ गए? तो फिलहाल उस पर नहीं जाते हैं, वो अलग है, इसको उससे रिलेट मत करिएगा। क्लियरिटी है इतनी? चलो, फिलहाल हम लोग पोलराइजेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक, मैंने बताया क्या था पोलराइजेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक में। देखो, मैंने कहा था कि आपके सामने एक डायलेक्ट्रिक है, चाहे वो पोलर हो चाहे नॉन पोलर, मैं केवल रिकॉल कराने के लिए पोलर डायलेक्ट्रिक को बना रहा हूँ। पोलर डायलेक्ट्रिक को बना रहा हूँ, सुनना। पोलर डायलेक्ट्रिक में हम लोगों ने क्या देखा था? आपके सामने जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स तो हैं, पोलर मॉलिक्यूल मतलब जिनके जो मॉलिक्यूल जिनके पास अपना डाइपोल मूवमेंट होता है वो अपने आप में डाइपोल्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। रिकॉल करा रहा हूं, कल बता चुका हूं, थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूं। तो ये सारे के सारे आपके पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, और पोलर मॉलिक्यूल जो है रैंडम डायरेक्शंस में है, तो ये कंफर्म है कि इनका नेट डाइपोल मूवमेंट, अगर बात की जाए डाइपोल मूवमेंट की बात करें, तो दिस विल बी जीरो इफ वी अप्लाई द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, तो मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो फर्स्ट चैप्टर में हमको ये बात मालूम है कि आपके सामने मान लीजिए ये आपका डाइपोल है, तो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड द डाइपोल रोटेट करता है, और ये रोटेट उसी तरह से करेगा जैसे मैंने आपको कहा था कि जैसे आप कभी किसी मैग्नेट या बार मैग्नेट को कभी आप ऐसे रख दीजिए तो वो हमेशा रोटेट करके अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आ जाता है बार मैग्नेट। उसी तरह से ये भी आपके सामने डाइपोल जो है ऐसे रोटेट करेगा और अपने आप को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले आएगा, बिकॉज ऑफ द टॉर्क विच इक्वल टू पीई साइन थीटा। ये सब फॉर्म लेते हैं। तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया, ये सब भी डाइपोल हैं, ये तुरंत अपने आप को रोटेट करेंगे। मोस्ट ऑफ द डाइपोल, मैं नहीं कहूंगा सारे करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द डाइपोल अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सभी लोग अपने आप को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देंगे? अलाइन कर देंगे। और जब इन्होंने अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन कर दिया, और अब मैं पूछूं कि आप बताओ डाइपोल मूवमेंट कितना होगा, तो जाहिर सी बात है सभी डाइपोल के डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन सेम है, उसके चलते आपको डाइपोल मूवमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, दिस इक्वल टू नॉट जीरो। ये सब कल डिस्कस हो चुका है। तो यहीं से डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की या पोलराइजेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक की डेफिनेशन बनती है कि भाई व्हेन द जो डायलेक्ट्रिक है, तो डायलेक्ट्रिक प्रोड्यूसेस द नेट डाइपोल मूवमेंट, ये आपको दिखाता है कि नेट डाइपोल मूवमेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
जब डाइलेक्ट्रिक नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू दे दे, जब आप कहें कि इस डाइलेक्ट्रिक का नेट डाइपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो डाइपोल मॉलिक्यूल्स हैं along the direction of electric field. We get the net dipole moment in the presence of electric field for in case of the dielectric because of the alignment of the जो dipole molecules हैं along the direction of electric field. This phenomena is called polarization of dielectric. यही बताया था, एक बार रिकॉल कर लिया, क्लियरिटी है। चलिए, तो मैंने ये पोलर का बता दिया, नॉन पोलर कल बता चुका हूं, बस रिकॉल कराने मात्र के लिए मैंने इतनी बात आपके साथ डिस्कशन किया था। फिर क्या होता है, अब जो आगे बता रहा हूँ आज नई बात बताऊंगा, ये कल मैं नोट्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ। सुनना सब लोग। तो मुझे पता चल गया कि नेट डाइपोल मोमेंट मिलता है। फिर क्वेश्चन आता है कि जो पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक है, दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल P, तो क्या इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है? क्या इसकी वैल्यू हम लोग बता सकते हैं? तो हम लोगों ने इसके लिए वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला बनाया, एक छोटी सी डेफिनेशन बनाई, मैथमेटिकल डेफिनेशन। और मैथमेटिकली पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज डिफाइंड है, सुनना, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक is defined as the dipole moment per unit वॉल्यूम। अगर मुझे कहा जाए किसी डाइलेक्ट्रिक में डाइपोलराइजेशन की वैल्यू क्या है, तो मैं कहूंगा मैथमेटिकली द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, कि जो डाइलेक्ट्रिक इसके यूनिट वॉल्यूम में जितना डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ये अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए तो मैथमेटिकल डेफिनेशन भी अगर आप लिख लोगे एग्जाम में, तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, और आपने थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिखी है पोलराइजेशन की, तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। एक नंबर क्या आएगा, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। अब पूरा लिख के आओगे तो थोड़ा सा एग्जाम में इंप्रेस हो जाएगा, बाकी इसमें आपको कुछ और नहीं पढ़ना है, जनरली ये बातें आपको पढ़नी थी। डेफिनेशन जो मैंने लिखाई थी, ये फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है इसमें, मुझे लगता है यहीं पे मैंने नोट छोड़ा है, तो ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा उस डेफिनेशन के बाद। जिन लोगों ने नोट्स में नहीं लिखा है तो कृपया करके, मुझे लगता है 1-1.5 पेज का नोट्स आपको भेजा हुआ है, तो 1-1.5 पेज छोड़िए और उसके बाद ये लिखने के बाद आगे के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। आज कोई एब्सेंट तो नहीं है तुम लोगों में से? हाँ, डाइपोल मोमेंट क्या है? ओके, ये फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल पता है? हाँ, तो भाई बेटा मैं इस पे क्या तुमको समझाऊं। देखो ये ना आपके सामने अगर दो चार्जेस हैं जो कि सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड डाइपोल, ठीक है। और डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। मान लीजिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैं 12 मान लूं, तो द डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। बेसिकली डाइपोल मोमेंट हम लोगों ने एक टर्म कंसिडर किया है जो कि स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल को बताती है। अब बाकी तो इसमें डिटेल में तो बेटा आपको फर्स्ट चैप्टर में जाना पड़ेगा। एक बार नोट्स लो इन लोगों से, और जहां पे तुम्हें डाउट्स होते हैं फिर एक बार पूछते चले जाओगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, ये होता है एक्चुअल में डाइपोल। अब बाकी तो अब मैं क्या बता सकूं, ये तो पहले चैप्टर में कोई कहानी है इसकी। डाइपोल इंपॉर्टेंट चैप्टरों में, टॉपिकों में से एक है, एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है आपका डाइपोल, उसको मिस मत करिएगा। ये लिख चुके हो? चलिए, उसके बाद एक नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। नेक्स्ट हेडिंग है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड reduced electric field of dielectric in dielectric due to polarization
ड्यू टू पोलराइजेशन, reduce the electric field in dielectric due to the polarization, reduce the electric field। अब रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, तो फिर से मैं थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर में लेके आता हूं और कई फर्स्ट चैप्टर के कई क्वेश्चनों का जवाब जो है यहां से आगे के टॉपिक्स में तुम्हें मिलेगा, बस समझना। याद करो कि तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू 1, अब कोई लिखना नहीं है, क्या समझाने के लिए लिख रहा हूं, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये फॉर्मूला पढ़ा है? क्या है फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसकी? पॉइंट चार्ज की। तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू ये है कि कोई मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज Q है और अगर कोई पॉइंट P है r डिस्टेंस पर, तो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी समथिंग दिस। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे ये कह देता है कि इसके बीच में कोई मीडियम ले आता है, डायलेक्ट्रिक ले आता है, कोई मीडियम ले आता है, तो मीडियम आने के बाद इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू हो जाती है दिस इक्वल टू 1/4πε0 एप्सिलॉन r इज द रिलेटिव परमिटिविटी एंड Q/r²। और यहां से अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो वी गेट द इक्वल टू एप्सिलॉन r। कंपेयर करने के बाद देखो यही चीज लिखा हुआ है, वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसकी जगह अगर ये लिख दे तो ये मिल जाएगा। तो यहां से ये चीज है कि अगर आप कभी किसी मीडियम को डिड्यूस कर दो तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। किसी मीडियम को ले जिसके पास अपना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो या अपना रिलेटिव परमिटिविटी है, तो वी गेट द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो फिर क्वेश्चन आता है कि यही चीज आज हम लोग थ्योरेटिकल बात करेंगे कि एक्चुअल में होता क्यों ऐसा। डायलेक्ट्रिक मटेरियल अगर एंट्री मार दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिड्यूस क्यों हो जाती है, आज उसी पे डिस्कस करेंगे। ऐसे कई क्वेश्चनों के जवाब आपको यहाँ मिलने वाले हैं। ये तो होता है मैथमेटिकल, तो समझ में आ गया, हाँ भाई रिड्यूस हुआ क्योंकि एप्सिलॉन r से डिवाइड करेंगे तो ई डैश तो कम ही आएगा, लेकिन क्यों, आज इसी पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ गया क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस करना है मेनली, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और क्यों होता है ये हम लोग को पता है मैथमेटिकल। आज हम लोग थ्योरेटिकल बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है बेसिकली। तो चलिए भाई बात करते हैं। और कभी तुमसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ ले कि द इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस इन द डायलेक्ट्रिक वाई, व्हाट इज द रीजन, 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो तुमको केवल लिखना है ड्यू टू द पोलराइजेशन। लेकिन अगर 2 मार्क्स में यही क्वेश्चन आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिड्यूस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड डायलेक्ट्रिक, व्हाट इज द रीजन, और 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इतना हेडिंग डालने का जो आज की कहानी में सुनाऊंगा वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं। फिलिंग कराने के लिए मैंने 2 पैरेलल प्लेट्स ले लिए कैपेसिटर वाले, इधर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, इधर नेगेटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है, इसके चार्ज को प्लस क्यू मान लेते हैं, इसके चार्ज को माइनस क्यू मान लेते हैं। अगर कुछ नहीं है, कोई डायलेक्ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट P होता और मुझे पूछा जाता यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, तो मैं इसको E0 लिख सकता हूँ। और E0 को ये लिखना नहीं, मैं इसके समझाने के लिए लिख रहा हूँ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा जा सकता है। अब ये फॉर्मूला भी बेटा फर्स्ट चैप्टर का है, फर्स्ट चैप्टर बहुत रिलेट होते हैं। सिग्मा कौन है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज कॉल्ड सिग्मा एंड द सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन A। तो ये आपके सामने हो गया, A इज द एरिया ऑफ द प्लेट, Q इज द चार्ज ऑफ द प्लेट। जब आपको कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का जब फॉर्मूला डिराइव किया था वहां पे भी ये फॉर्मूला आया था, नई बात नहीं बता रहा हूं। तो चलिए भाई ये तो हम लोग को पता है। अब कहानी क्या है कि मान लीजिए कि इसके बीच में आपने एक डाई इलेक्ट्रिक ले आया, क्या ले आया? डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दे, इट इज अ डाइलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक है। तब क्या होगा? अब ध्यान देना भाई, इसमें तो जाहिर सी बात है कि इसने तो अपना एक्सटर्नल फील्ड जनरेट कर रहा है, दिस इज द E0, कर रखा है कि नहीं कर रखा है। अब जैसे इसने E0 जनरेट किया तो तुमको पता है कि यहाँ पे तुरंत पोलराइजेशन हुआ होगा, और पोलराइजेशन के चलते ये सारे के सारे जो डायपोल्स होंगे वो क्या होंगे? अलाइनमेंट हो गया होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? क्लियरिटी है। अब जब ये अलाइनमेंट हुआ, देखो इसमें क्या खास बात आई। सबसे पहले देखो बीच वाले तो चलो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट करें, लेकिन यहाँ पे जो है एक नेगेटिव वॉल की दीवार बन गई होगी और यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव चार्ज की वॉल की दीवार बन गई होगी। बनी होगी ना बनी?
यहाँ पे आपको पॉजिटिव वॉल मिल रही है और यहाँ पे क्या मिल रही है, नेगेटिव वॉल मिल रही है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की वॉल बना लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या बना लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज की वॉल बना लेते हैं, बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन। अगर पोलराइजेशन नहीं होता तो ऐसा कभी होता नहीं, लेकिन पोलराइजेशन के चलते इधर नेगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, पक्का आ गया है। तो चलिए भाई, अब थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट पी लेते हैं इसी डायलेक्ट्रिक के अंदर और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने की कोशिश करते हैं। कोई पॉइंट एट एनी पॉइंट इनसाइड द डायलेक्ट्रिक, पॉइंट पी। तो सबसे पहले तो ये जो आपके पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव, इन दोनों के चलते तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने क्या लिया था, E0 लिया था। ये तो मिल ही रहा होगा। लेकिन अब ये जो पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये वाली जो वॉल है, तो उसके चलते भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी भाई। ये चार्ज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं जनरेट करेंगे, 100% ये भी जनरेट करेंगे। एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। तो देन द डायरेक्शन ऑफ ईपी, बिकॉज ऑफ दिस ईपी को मैं बोलूंगा क्या बोलेंगे, इसके चलते यहाँ पे, तो इस ईपी को अगर मैं यहाँ पॉइंट पी पे दिखाऊं तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ईपी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे E0 कौन है, E0 यहाँ पे लिख देता हूं, E0 E0 is the external electric field intensity, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी लिख लेता हूं चलो। और जो आपके सामने EP है, EP is also the electric field intensity due to polarization। पोलराइजेशन नहीं होता तो ये कभी नहीं आता, लेकिन पोलराइजेशन के चलते इधर पॉजिटिव वॉल बनी थी, नेगेटिव वॉल भी, उसके चलते ईपी आया हुआ है। तो डायलेक्ट्रिक के अंदर दो लोग आ गए, इस पॉइंट पे भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, एक E0 है जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक EP है जो कि पोलराइजेशन के चलते आ गई है। क्लियरिटी हो गई, अच्छी तरह समझ में आ गया। चलिए अब ये भी कंफर्म समझिएगा कि ये डायलेक्ट्रिक में एक्चुअल में यहाँ पे इन दोनों के पोलराइजेशन के चलते यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बन रहा है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू को Q डैश मान लेता हूं, इसको Q डैश माइनस Q डैश मान लेता हूं, यहाँ प्लस Q डैश मान लेता हूं। और इसको एकदम क्लियर रखिएगा, यहाँ पे जो Q है उसकी वैल्यू हमेशा Q डैश से ज्यादा रहती है। डायलेक्ट्रिक में कभी भी उतना चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा जितना चार्ज इन दोनों प्लेट्स में रहेगा। कंडक्टर नहीं है, फ्री चार्ज कैरियर थोड़ा दौड़ दौड़ के सेम चार्ज ले आता। इट इज अ डायलेक्ट्रिक इंसुलेटर, फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, बस उसके जो मॉलिक्यूल है वो केवल अपने आप को हल्का सा रोटेट करके लाइन लाए, उसके चलते चार्ज आया है। तो इनकी वैल्यू उसके रीजन में बहुत कमी रहती है। क्लियरिटी है। अब अगर ये चीज है ध्यान दीजिएगा, हियर Q इज ग्रेटर देन Q डैश, तो ये कंफर्म कि अगर ये वाले का चार्ज ज्यादा है तो इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो ज्यादा होगी, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। तो मैं लिख सकता हूं कि E0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन EP। कंफर्म है, क्योंकि E0 के लिए ये चार्ज जिम्मेदार है, EP के लिए ये वाले चार्ज जिम्मेदार है। अब मैं बता चुका हूं कि Q इज ग्रेटर देन Q डैश, तो E0 इज ग्रेटर देन EP। अब अगर मैं पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूं और ये भी रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, इसलिए पहले लिख लेता हूं फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर मान लीजिए मैं इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूं तो मैं लिखूंगा E इज इक्वल टू रिजल्टेंट। अब तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दे आर द टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज एट वन पॉइंट और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर तुमसे कहें कि दो वेक्टर क्वांटिटी और एक दूसरे के अपोजिट है और उनका रिजल्टेंट निकालना, तो क्या करोगे? मुझे यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना है और ये दोनों डायरेक्शन, अब इन्हीं दोनों को ऐड करना है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आंसर क्या आएगा? E0 माइनस EP। क्या आएगा? E0 माइनस EP। और E0 माइनस EP इसलिए किया गया है बिकॉज E0 इज ग्रेटर देन EP। वो ग्रेटर है इसलिए बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करेंगे। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं तो मैं हमेशा बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू को क्या करूंगा? सबट्रैक्ट कर दूंगा। वही मैंने किया है। एंड द डायरेक्शन ऑफ E एट पॉइंट P, E की डायरेक्शन क्या होगी?
हमेशा वेक्टर क्वांटिटी जब सबटेट होकर के मिल रहा है रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर वेक्टर। जो बड़ा वेक्टर वाला वैल्यू होगा उसी की डायरेक्शन में होगा। वो उसी तरह से जैसे मान लीजिए आप में से दो लोगों को मैं पकड़ लूं, एक मान लीजिए एक पहलवान लड़का है या कोई पहलवान बच्चा है, किसको लिया जाए यहाँ पे जो एकदम पहलवान है, कमजोर है? प्रियांक और तुम्हें ले लें। इसमें से पहलवान कौन है? अच्छा तुम पहलवान है, चलो एक मिस्टर पहलवान हो जाए, प्रियांक मान लीजिए कमजोर है, लग तो नहीं रहा लेकिन मान लेते हैं। और ये दोनों खींच रहे हैं, या तुमको नहीं लेते हैं, इनमें से किसी को ले लेते हैं, लड़कियों में ले लेते हैं, लड़कियां थोड़ी सी कुछ और बोलने वाले थे, लेकिन चलिए अभी थोड़ा सा वो अपनी मजबूती नहीं दिखा रही हैं। मान लीजिए इसे उठा लिया, एक तरफ से ये पकड़े एक तरफ से तुम पकड़ लोगे, तो मैं किसकी तरफ खींचा चलाऊंगा? जाहिर सी बात है जो मजबूत आदमी होगा मैं उसकी तरफ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, दूसरी वाले ने कम फोर्स लगाया है, और मैं हमेशा कम फोर्स की तरफ भागूंगा, और सॉरी ज्यादा फोर्स की तरफ भागूंगा। क्लियरिटी है यहाँ तक? पक्का इतना मालूम है? हाँ, इधर 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 टाइम पास नहीं। तो ये कहानी आपके सामने है, और इट इज अ रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द डाइलेक्ट्रिक। और यहां पे ये चीज समझ में आ गया कि क्यों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब ये कंफर्म है कि ई की वैल्यू जो है E0 से हमेशा कम रहेगी। इसीलिए आप जब भी डायलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हो तो वी गेट द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे रीजन ये मिल रहा है, एक आंसर आपको मिल चुका है कंक्लूजन में लास्ट में, कि भाई जब भी मैं मीडियम को इंट्रोड्यूस करता हूं, मान लीजिए डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करता हूं, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम क्यों मिलती है? बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूले में कौन एक का इंट्रोड्यूस हुआ है? ईपी हुआ है। ईपी कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन के चलते ही वी गेट द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे लगता है जो सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन आपको दिखाया था कि मान लीजिए आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4π/Q/r² है, तो जैसे ही मीडियम इंट्रोड्यूस करता हूं तो वी गेट द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट इज द रीजन? दिस इज द रीजन। क्लियरिटी हुई? अब यहाँ पे तुमको कितना बेसिक पहले के क्लियर है तभी ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको बाउंस करेगा, कुछ को बाउंस भी किया होगा अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो। इतना वेक्टर तक आइडिया है ना? आ गया? चलिए इतना नोट कर लीजिए। ऑनलाइन इसमें कोई डाउट कंफ्यूजन पूछो। कल प्रैक्टिस पेपर लेके जरूर आइएगा, कल इससे रिगार्डिंग मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। आज थ्योरी चलेगा, आज कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कल जरूर लाइएगा। कल इस चैप्टर का लास्ट दिन है। मंडे को प्रैक्टिस पेपर का डिस्कशन हो रहा है कंफर्म, और ट्यूसडे को आपका टेस्ट है। मंडे को आप क्लास अटेंड मत करिएगा क्योंकि आपको फायदा नहीं करेगा। आना चाहो आ जाना, लेकिन प्रैक्टिस, क्योंकि पुराने जो मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं उनका डिस्कशन है, ठीक है, इस चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर का आज लास्ट दिन है, ये मान के चलना। और ट्यूसडे को आपका क्या है? टेस्ट है। टेस्ट पूरी ईमानदारी के साथ देंगे और कोई छुट्टी नहीं मारेगा, किसी को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए उस दिन। कोई ऑनलाइन नहीं आएगा टेस्ट देने के मामले में कि चलो आज हम सर ऑनलाइन आ रहे हैं, कोई नहीं आएगा। जो ऑनलाइन में वो है वो तो रहेंगे ही, ऑफलाइन वाला ऑनलाइन नहीं आएगा। और पूरा ईमानदारी से दीजिएगा टेस्ट। हाँ वही सोच रहा हूँ, हो ही रहे होंगे कुछ। हो गया? तो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू द पोलराइजेशन की कहानी क्या हुई ये मैंने आपको समझा दिया है। अभी थोड़ा सा और बात करूंगा, थोड़ा सुनते जाना। ये नोट हो गया? हो गया? चलिए थोड़ा और सुनते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसे मिटा दें, इधर वाला नोट हो चुका है, ये कर चुके बेटा। चलिए अब मान लीजिए इसी में एक छोटा सा केस लेते हैं, छोटा सा हैशटैग, छोटा सा केस कि सपोज करो कि आपके सामने डाइलेक्ट्रिक ना होता, उसकी जगह पे कंडक्टर आ जाता। अब याद करो तुमने क्या पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, आपने पढ़ा था इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज भी जीरो। क्यों होता है? कहते हैं भाई सरफेस पे चार्ज मिलता है। गॉस लॉ से भी आपने मैथमेटिकली इसको प्रूव किया, कहानी इस तरह से बताइए
आज उसी पे थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता क्यों है, थोड़ा देखिएगा। तो इफ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ डायलेक्ट्रिक, अगर मान लीजिए कंडक्टर प्रेजेंट हो जाए डायलेक्ट्रिक जगह पे, तब कहानी क्या होगी। देखो यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव चार्ज की प्लेट बना लेते हैं, इधर नेगेटिव चार्ज की प्लेट बना, ध्यान देना क्या होता है। और ये आपके सामने अब डायलेक्ट्रिक न होकर के कंडक्टर आ गया। जैसे ही आएगा तो बिकॉज ऑफ इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड से, एक्चुअल में जो आपके सामने जो कहानी है वो चार्जिंग बाय इंडक्शन से भी आप इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। इधर अभी भी नेगेटिव चार्ज की प्लेट बनेगी, इधर अभी भी पॉजिटिव चार्ज की प्लेट बन जाएंगी, वॉल्स यहाँ पे भी बनेगी जैसे आपने देखा था डायलेक्ट्रिक में बना था। लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि इसका चार्ज अगर Q है और इसका चार्ज आपने माइनस Q माना था, इधर आपने Q डैश माना था, और यहाँ पे आपने इसको माइनस Q माना हुआ है। इन केस ऑफ द कंडक्टर द Q डैश इज इक्वल टू Q। कंडक्टर क्योंकि फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, तो जितना चार्ज यहाँ होगा वो चार्ज पूरा पूरा यहाँ शिफ्ट होगा। फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, दौड़ेंगे, कोई रोक टोक नहीं है। डायलेक्ट्रिक साथ नहीं था ऐसा, डायलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल है, वो तो बेचारे मॉलिक्यूल जितना रोटेट करके जितना हो सकते हैं तो बनाएंगे, बाकी नहीं बना पाएंगे। लेकिन कंडक्टर के साथ ऐसा नहीं है, कंडक्टर में मॉलिक्यूल रोटेट करके डायपोल बने ना बने कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टर का मतलब ही कि जिसके पास मूवमेंट ऑफ द चार्जेस है, फ्री चार्जेस है, वो दौड़ेंगे और दौड़ने के बाद यहाँ चार्ज प्रोड्यूस करेंगे। तो इन केस ऑफ द कंडक्टर आपका जो बाहर वाला क्यू है और अंदर वाला क्यू है दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और जब बाहर वाला क्यू और अंदर वाला क्यू इक्वल हो जाएगा तो तुमको पता है कि भाई पॉइंट पी पे यहाँ पे E0 मिला। इधर ये डायग्राम नहीं बनाना, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो वही डायग्राम बना है, बनाइएगा नहीं। तो आपको पता है कि इधर आपको E0 मिल गया, इधर आपको EP मिल गया, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E मिलेगा वो इन दोनों का ही सबट्रैक्शन मिलेगा। अब तुम बताओ मुझे कि अगर Q डैश और Q आपस में इक्वल है तो ये कंफर्म है कि जो आपका E0 एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक बिकॉज ऑफ द Q और बिकॉज ऑफ द Q डैश के चलते जो EP आया है ये भी मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। और अगर ये इक्वल हो गए तो देन द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जो फॉर्मूला E0 माइनस EP है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल रहा है कि वाई द इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, दिस इज द रीजन। समझ में आ गया कि नहीं आया, क्लियरिटी है। चलिए इसी में ना एक टॉपिक और आता है, एक छोटा सा टर्म यहाँ पे आ जाएगा, काफी पॉपुलर टॉपिक है और कई बार आप लोग ने सुना होगा, मैं यहीं पे कर लेता हूँ छोटा सा, इसलिए यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ। टॉपिक इज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इट इज आल्सो नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी दिख रहा है यहाँ पे, हाँ दिख रहा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, इट इज डिनोटेड बाय K और एप्सिलॉन R। सबको मालूम हो ना, फैमिलियर है ना एप्सिलॉन R से, फैमिलियर हो तुम लोग, फैमिलियर हो इससे, थोड़ा सा भी नहीं हो, अरे भाई ये सब फर्स्ट चैप्टर का है, एप्सिलॉन R K। तो इसकी डेफिनेशन बनाते हैं, तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी बनती है। अगर मैं यहां से बनाऊं इसी फॉर्मूले से, इससे नहीं, मैंने जो पहले बताया था रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और E0 आया, तो अगर मुझे कहा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है तो मैं कहूंगा इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड to the reduced electric field, मीन्स अगर मैं यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या एप्सिलॉन R को लिखूं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R दोनों एक ही चीज है, तो दिस इक्वल टू E0 अपॉन T, ये फॉर्मूला है। देख बना कैसे, ये थोड़ा इसको फील करा देता हूं, क्योंकि मुझे ये बात मालूम है कि जो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
अगर मान लीजिए अगर मैं एक्सटर्नल फॉर्मूले में दिख ही रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा है E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस सी पी। तो ये बताओ अगर मैं ई नॉट बढ़ाऊंगा, ई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ये कंफर्म है कि अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाएंगे तो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी 100% बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटा के अगर मैं इक्वल टू लगा दूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कोई ना कोई कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो कांस्टेंट पुट किया जाता है वो कौन होता है? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। कौन होता है? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो समझ में आया डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया हुआ है? इसी को नीचे ले आए तो हमने लिख दिया ई नॉट अपॉन ई। तो ये तुमको फील कराने के लिए था, लेकिन एक्चुअल में तुमसे कभी पूछा जाए कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो लिखोगे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखना यही है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ के क्या होगी? इसकी यूनिट होगी नो यूनिट। क्यों भाई? ई नॉट ई दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो भाई दोनों का यूनिट सेम होगा, तो दोनों एक दूसरे की यूनिट को कैंसिल आउट कर दें तो वी गेट द नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं मिलेगी। आ गया? और सुनो कहानी, एक और कहानी सुनते हैं। मान लीजिए कंडक्टर के लिए बात करते हैं। फॉर कंडक्टर, अगर आप में से कोई पढ़ने वाला बच्चा है और कंडक्टर की केस में अगर आपसे पूछा जाता है बताओ कि जो परमिटिविटी है या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी है, इनकी वैल्यू इन केस ऑफ द कंडक्टर क्या होती है, तो आपने कभी पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, इनकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। क्या होती है? इन्फिनिटी होती है, और उसी के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 बोल दी जाती है। अब वो कैसे? फॉर कंडक्टर के लिए, जब कंडक्टर में मैं के की वैल्यू निकालूं तो फॉर्मूला है ई नॉट अपॉन ई, और इन केस ऑफ द कंडक्टर द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड 0। निकाल चुका हूं, निकाला है? निकाला है। अब 0 में से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी मिलती है। तो ये आपके सामने कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी फॉर द कंडक्टर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। आज इसका आपको जवाब मिल रहा है क्यों हम लोग जो है रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फॉर द इन द केस ऑफ द कंडक्टर इन्फिनिटी बोलते हैं। क्लियर है? तो इस सारा नोट कर लीजिए, ये छोटी छोटी बातें आपको यहाँ पे डिस्कस करनी थी। कंडक्टर के लिए डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायग्राम ऑलरेडी बना चुके हैं। आप इसको लिख करके सीधे आप इसको नोट कर सकते हैं। ये तुमको फीलिंग कराने के लिए डायग्राम दोबारा बनाया है। आ जाते हैं, नोट गया? चलिए कर लीजिए। एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं। इसमें छोटा छोटा टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए बात करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, और उसके बाद हम लोग कैपेसिटेंस की बात करेंगे। इसके बाद इधर बेटा, इधर तुम्हारे लिए यही है टॉपिक, इज अ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसको कहते हैं? सुनना, इसको बताने के लिए थोड़ा सा आप ही लोगों का एग्जांपल लेते हैं। आप सभी लोग डाइलेक्ट्रिक हो, स्टूडेंट डाइलेक्ट्रिक हैं, और आपकी जो पढ़ने की प्रवृत्ति है वो आपकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है। इंसुलेटर हो क्या? एकदम इंसुलेटर है, मेरे पे कोई कंडक्शन इफेक्ट नहीं डालेगा, इंसुलेटर। तो आपकी पढ़ने की प्रवृत्ति क्या है? इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, और तुम सभी लोग डाइलेक्ट्रिक हो। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है डिस्ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ले लीजिएगा। अब आप सभी लोग देखिएगा पढ़ाई की प्रवृत्ति कैसी है। जैसे आप में से कई लोग होंगे जैसे पढ़ने का मन कर रहा है, लेकिन आपका आसपास डिस्ट्रैक्शन है चारों तरफ है। अब आप इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी अपनी मेंटेन करके पढ़ाई की प्रॉपर्टी मेंटेन किए हुए हो। अब डिस्ट्रैक्शन कैसा है? बगल में कभी आईपीएल का सॉन्ग सुनाई दिया, आता है ना म्यूजिक, आईपीएल। आपके घर में आईपीएल चल रहा है लेकिन आप नहीं देख रहे हैं, हमने कहा नहीं पढ़ेंगे। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी आपने मेंटेन कर रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड होने के बावजूद भी। इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन आपने क्या किया? पढ़ाई की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी मेंटेन कर रखी है। इंसुलेटिंग मतलब पढ़ाई। बगल में आपके दोस्त खेलने जा रहे हैं, तब भी तुमने अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी मेंटेन कर रखी है। टीवी में ट्रिपल आर आ रही है, आर, तुमने कहा नहीं देखेंगे।
इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी मेंटेन कर रखी है। ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज हैं, बढ़ रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन आपकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी क्या है, मेंटेन है। आपके दोस्त ने कहा चलो मसूरी चलते हैं, आओ घूम के आते हैं, ठंडा मौसम है, वहां घूम के आएंगे, ठंडा लगेगा। उसके आगे जाएंगे, वो कौन सा होता है वो झरना, कौन है वो, कैंपटी फॉल, कुछ ऐसा नाम है, हाँ जो भी है, उसमें आप नहाओगे। तुमने तब भी नहीं माना, तुमने कहा नहीं, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा दी है। तुमने कहा नहीं मैंने अभी पढ़ना है, तुमने अभी भी अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को मेंटेन कर रखा है। कुछ लोग उसमें फेल फंस जाएंगे, तुम में से कोई है, कुछ तो आईपीएल देखने लग जाएंगे, अलग अलग बात है, उसकी बात करेंगे। उसी तुमसे कह दिया कि चलो आओ चलते हैं स्विट्जरलैंड। तो हो सकता है कोई अपनी जो है इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो स्विट्जरलैंड से तक आपने अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी क्या कर रखा है, मेंटेन करके रखा है, एग्जिस्ट कर रहा है। और वो जो स्विट्जरलैंड वाली कहानी, इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां तक आपकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी क्या है, मेंटेन है, एग्जिस्ट कर रही है। तो दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां तक अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को डाइलेक्ट्रिक एग्जिस्ट करके रखता है, दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझ में आया क्या है, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी का आप क्या करते हैं, एग्जिस्ट रहती है। जैसी उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, आपने इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस खत्म, आप क्या बन जाओगे, कंडक्टर बन जाओगे। और ये हमेशा ध्यान देना कि कोई भी इंसुलेटर क्या बन सकता है, कंडक्टर बन सकता है, बस आपको वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाती जानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते रहो। समझ गए किसको कहते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब ये भी कंफर्म है कि हर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की अपनी अपनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। जैसे आप लोग सब पढ़ने वाले हो, तो कई तो आईपीएल के सॉन्ग को ही सुनकर के म्यूजिक को सुनकर ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अरे आज फाइनल है देखेंगे, आज कोहली शतक मारता है कि नहीं मारता है, बहुत देर से खेल नहीं पा रहा है, आज देखते हैं इसको, आज हो सकता है मेरे देखने से खेल जाए। मान लीजिए तुम लोग को कोहली पता है, कोहली कौन है मालूम है, तुमको पता है बेटा कोहली कौन है, अनुष्का का हस्बैंड है, ठीक है हाँ। वो देखो उसको दुख हो रहा है, काश में कोहली होता। चलिए कोई बात नहीं बेटा, किसी को हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, और उसी तरह से कई लोगों का देखो, तुम ही लोग डायलिटिक, कई लोग क्या हो गए कि चलो उससे आईपीएल से नहीं, लेकिन आपके मान लीजिए आपने संडे को सोचा था कि यार मैं खूब खेलूंगा, सॉरी पढ़ाई करूंगा इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, अचानक आपका फ्रेंड आपके घर में जाके बेल बजाता है या दरवाजा खटखटाता है, अरे चलो आज मैच खेलने चलना है, हाँ तुम फ्री में खेलना, मैंने बेट लगा रखी है, बाजी के मैच होते हैं ना, पैसे लगाने वाले कि लगा तुमको फ्री में खेलना है, चलो खेलने, तुम्हारा मन उसका चलो यार खेल ही के आ जाते हैं, फिर पढ़ेंगे, माने माइंड ऐसे बोलता है ना, अभी खेल लेना, फिर उसके बाद फिर कल्पनाएं कराएगा तुम्हें, फिर उसके बाद तुम ऐसे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, जबकि होता है कि नहीं पढ़ोगे, लेकिन है कल्पना करवा देता है, तुम्हें करवा भी रहा है। तो वहां पे उस बंदे का, तुम्हें से सबका नहीं होगा, हो सकता है ये जो दोनों लड़कियां हैं, हो सकता है इनके साथ ऐसा हो ही ना, कहेंगे हमको तो क्रिकेट खेलना नहीं आता, हम क्या करेंगे वहां जाके, अपना ये नहीं है, लेकिन तुम में से कोई खेलने चले जाए। कुछ लोग मसूरी पे ही फेल हो जाएंगे, कुछ वो जो कैंपटी फॉल है उसको सुनेंगे, उनकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी खत्म। अब कुछ लोग स्विट्जरलैंड में इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी खत्म। कोई अब कॉस में कहा बाहर में जाए पढ़ाई, पहले स्विट्जरलैंड घूम के आए, फ्री में घुमाया जा रहा है ना, फिर घूम के आएंगे तो पढ़ाई करेंगे, होगा कि नहीं होगा ऐसा। तो ये सभी मटेरियल जो है अपनी अपनी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, हर डायलेक्ट्रिक की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। क्लियरिटी हो गई है, तो चलो इसी को लिख लेते हैं जल्दी से। ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा कोई डाउट है तो पूछो, लिखो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, the maximum electric field that can, okay, that can exist, exist, that can exist in a dielectric, in a dielectric without causing, in a dielectric without causing breakdown
विदाउट कॉजिंग ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन मतलब इंसुलेटिंग प्रोडक्ट ब्रेकडाउन कराने, खत्म करना है, विदाउट कॉजिंग ब्रेकडाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, without causing breakdown of its insulating property is called dielectric strength of the material, dielectric strength of the material। माने मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कौन है? वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट करता है विदाउट कॉजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। कि इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल जो है उसके पास उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या कह देते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए भाई एक नए टॉपिक में आते हैं। टाइम मत देखना कोई भी, मैंने 10 मिनट लेट पढ़ाना शुरू किया था। टॉपिक इज कैपेसिटेंस ऑफ, हाँ ये आखिरी टॉपिक है समझ लीजिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आखिरी है। प्लेट कैपेसिटर का सर पढ़ाए हो, इसमें थोड़ा सा जोड़ूंगा विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। अगर मान लीजिए कि आपके सामने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो तब आपके सामने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अब याद करो कि तुम लोगों ने जब विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं था, सुनना केवल इसको सुनना है, लिखेंगे नहीं कुछ। ये आपके सामने प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज की प्लेट है, ये आपका प्लस क्यू है, ये आपका माइनस क्यू है, और आपने इसके बीच की डिस्टेंस को डी माना, तो बनाना नहीं, फीलिंग करा रहा हूं। इसका एरिया ए माना था, तो आपने पढ़ा था कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। पढ़े थे कि नहीं पढ़ेंगे? ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक था। अब आपको क्या कहना है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर इंट्रोड्यूस कर देंगे तो क्या होगा, तब क्या होता है, क्या कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू है, वही हम लोग ने डिस्कस करना है। इसको डिस्कशन करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें तुम्हारे सामने क्लियर कर देता हूं, ये तुम्हें आना चाहिए। क्या क्या आना चाहिए? पहली चीज, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है, ये तुमको पता होना चाहिए। अब डिस्टेंस मैंने डी लिखा है, डी भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, जनरल जानकारी दे रहा हूं। और क्या मालूम होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये मालूम होना चाहिए। साथ में सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जिसको हम लोग क्यू अपॉन ए लिख सकते हैं, तो ये आपको क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए लिखा होना चाहिए। तुमको इतनी बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो इसको माइंड में रखिएगा कि हाँ भाई पोटेंशियल डिफरेंस कहीं आएगा, इलेक्ट्रिक इनटू डिस्टेंस कर देंगे, और कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखनी है तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए लिखा जा सकता है। क्लियर है? चलिए अब यहां पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे तब कहानी क्या होगी उसको थोड़ा देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना सब लोग। ये आपके सामने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का चार्ज प्लस क्यू है, नेगेटिव चार्ज का चार्ज माइनस क्यू है, और इनके बीच में इन बिटवीन द प्लेट्स आपने एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया, इट इज अ डाइलेक्ट्रिक। समझ में आ रहा है? और जो डाइलेक्ट्रिक आपने इंट्रोड्यूस किया, इसकी थिकनेस को मैं टी मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? टी। जबकि टोटल थिकनेस कितनी है? डी है। तो बताओ कि जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है, दोनों पार्टों को एक साथ अगर मैं अटैच कर लूं, दोनों पार्टों को मैं एक साथ अटैच करके बोलूं रिमेनिंग पार्ट, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? डी माइनस टी। समझ में आया कैसे लिखा? क्लियरिटी है? इसी से थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। मान लीजिए जो ये वाली जो डाइलेक्ट्रिक वाला प्लेट है, उसके पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V2 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? V2। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों रिमेनिंग पार्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को एक साथ ले रहा हूँ तो उसको मैं क्या मान लेता हूँ? V1 मान लेता हूँ। ये मान लिया मैंने कि भाई इन दोनों का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। हाँ, और ये कंफर्म है कि ओवरऑल बिटवीन द प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है मैं V मान लूंगा। जब मुझे C निकालना होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करना है, फॉर्मूला Q अपॉन V होता है, तो मेरा डेरिवेशन किसको निकालने में जाएगा? पहले V को निकालने में जाएगा। ये आपने पहले भी पढ़ा था जब हमने नॉर्मल C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D को अगर आपने प्रूव किया था, तो वहां भी मैंने किसको निकाला था? V को निकाला था।
यहां पे भी मेरा टारगेट v को निकालने में होगा, v को निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ q, और बाद में क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में v की वैल्यू पुट कर देंगे, वी गेट द आंसर। समझ गए? तो मेरा टारगेट किसको निकालने में होगा, v कौन है, v इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। हाँ, बीच में आपका v1 v2 दिख रहा है, वो अभी डिस्कस करूंगा। तो चलिए भाई, शुरुआत में v से करूंगा, लिख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या है, वो v है। अब तुम थोड़ा सा ध्यान दो कि v अगर आपके सामने बिटवीन द प्लेट्स है, लेकिन यहाँ पे आपके सामने v1 v2 लिखा है, तो क्या मैं यहाँ पे v1 प्लस v2 अगर लिख दूं तो गलत तो नहीं होगा? सही है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो v इजिकल टू क्या आ गया, v1 प्लस v2 हो गया। अब v1 और v2 को मैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा। अब थोड़ा ध्यान देना, ये आपके सामने वो रीजन है जहां पे डायलेक्ट्रिक नहीं है, ये तो डायलेक्ट्रिक है ना, ये तो डायलेक्ट्रिक है, ये बीच वाला रीजन। लेकिन ये वाला रीजन, ये वाला इलेक्ट्रिक डायलेक्ट्रिक है नहीं। तो जहां पे डायलेक्ट्रिक नहीं है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई नॉट होगा, यहाँ पे भी ई नॉट होगा। लेकिन जो डायलेक्ट्रिक वाला रीजन है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होगा, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो जाएगा, होगा ना। तो अगर मैं यहाँ पे V1 की वैल्यू लिखूं, ध्यान देना, V1 की वैल्यू लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले से, इसी में डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो मैं लिखूंगा ई नॉट इंटू डिस्टेंस क्या है, d माइनस टी, क्योंकि भाई V1 जो है उसकी डिस्टेंस d माइनस टी है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। और जब मैं डायलेक्ट्रिक वाले को लिखूंगा, V2 की वैल्यू लिखूंगा, तो V2 में इसी वाले फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका E हो जाएगा और डिस्टेंस क्या है, T है। ये समझ में आया कैसे लिखा, सबसे मेन यही है। अब यहाँ पे जो E लिखा E, इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ई नॉट निकाल लेते हैं। थोड़ी देर पहले तुमने फॉर्मूला पढ़ा था, ई नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये तो पढ़ाया था अभी। तो अगर मैं यहाँ से E निकालूं, E को उठा के उधर ले जाऊं, के उठा के लाऊं, तो मुझे लगता है E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन के, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं, परेशान तो नहीं हो गए। अब जो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए दिस, तो वी गेट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी, तो है ही आपका, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस जहां पे E लिखा था, अब लिख दीजिए ई नॉट अपॉन के, साथ में क्या है, T लिखा हुआ है। बताओ क्या कॉमन है, ई नॉट कॉमन दिख रहा है सबको, ई नॉट कॉमन, इसको ले लीजिए, ई नॉट को बाहर कर देते हैं, बचेगा क्या, d माइनस टी प्लस टी अपॉन की। आया कि नहीं आया? अब कुछ नहीं करना, ई नॉट की वैल्यू लिखनी है। देखो भाई, थोड़ी देर पहले ही मैंने डिस्कस किया था, ई नॉट इक्वल टू क्या लिखोगे, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कौन होगा, q अपॉन इप्सिलॉन नॉट ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी 4 अपॉन एरिया होता है। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो देन द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू q अपॉन इप्सिलॉन नॉट a d माइनस टी प्लस t अपॉन k। समझ में आ गया तब, परेशान तो नहीं हुए? अब तुमको क्या करना है, इस वैल्यू को फॉर्मूले में रखना है। कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, पुट अबव वैल्यू इन फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q अपॉन V। और यहाँ पे C को जगह पे मैं C डैश लिख रहा हूं, क्योंकि डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया है, इसलिए मैं इसको C डैश है। V की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या लिखेंगे, C डैश इज इक्वल टू Q अपॉन V। तुम लोग को दिख नहीं रहा है तो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, लास्ट में नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। V की वैल्यू क्या है, Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट A d माइनस T प्लस T अपॉन K। और यहां से Q को कैंसिल कर दीजिए, इप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, देन वी गेट द C डैश इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि इप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा, अपॉन d माइनस T प्लस T अपॉन K। समझ में आया ये फॉर्मूला बना कैसे, ये कंफ्यूज हो गए? आ गया? फॉर्मूला आसान है, डेरिवेशन काफी इजी है, बस तुमको बात पकड़ के रखना है। बस दिखने में लंबा है, वैसे तो इजी है। वैल्यू तो रखी है मैंने, किसी को डाउट तो नहीं है?
अब नोट कर लीजिए। हाँ हाँ, बोलो बोलो, कहाँ पे ई की जगह पे ई नॉट अपॉन के लिखा, वैल्यू, समझ गए? हाँ, चलिए भाई नोट कर लीजिए। अरे बड़े 5 मिनट के अंदर एक टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया, बताओ। तो चलिए आज यहीं पे खत्म करते हैं। कल मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मान लीजिए डायलेक्ट्रिक की जगह पर दो केसेस में और बताना है, अगर डायलेक्ट्रिक आधा ना होकर के पूरा का पूरा अगर फिल हो जाता तब क्या फॉर्मूला बनता। दूसरा ये फॉर्मूला बनेगा कि डायलेक्ट्रिक को अगर मैं की जगह पे कंडक्टर को ले आता है ना, जहाँ डायलेक्ट्रिक वहां पे अगर कंडक्टर आ जाता है तो कहानी क्या होती है। तो चलिए कल इसका डिस्कशन करेंगे, तो आज यहीं पे खत्म करते हैं। सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग एंड बाय। थैंक यू। ओके बेटा, थैंक यू बेटा। थैंक यू बेटा।